नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल से हम लोग विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में हम लोगों ने कल मॉडल टेस्ट पेपर लगाया था यूपीएससी 2024 के प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन का पेपर संख्या 2, और उसके साथ ही यूपीपीसीएस जिसका एग्ज़ाम 17 मार्च को निश्चित किया गया है, उसका मॉडल टेस्ट संख्या पहला दृष्टि आईएएस संस्थान का एवं संस्कृति आईएएस संस्थान का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दृष्टि आईएएस संस्थान के द्वारा आयोजित टेस्ट सीरीज़ में यूपीपीसीएस के मॉडल टेस्ट संख्या 2 को। ठीक है मित्रों, शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत का स्थायी प्रतिनिधि बना है। ऑप्शन ए ब्रिजेन नवनीत, ऑप्शन बी प्रीति अघलयान, ऑप्शन सी हसमुख आदि अदिया, ऑप्शन डी संजय मिश्रा। तो भारत सरकार ने WTO में अपने प्रतिनिधि ब्रिजेन नवनीत, जो जुलाई 2023 में तैनात किए गए थे, उनका कार्यकाल मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो हमारे कौन बनाए गए हैं? ब्रिजेन नवनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जुलाई 2023 में किसे फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी D. चंद्रचूड़, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी S. जयशंकर। तो फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान से जिसे नवाजा गया है वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? निम्नलिखित में से किस एयरलाइन को एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया है? तो ऑप्शन ए है हमारा विस्तारा एयरलाइन, ऑप्शन बी है एतिहाद एयरवेज, ऑप्शन सी है एयर इंडिया और ऑप्शन डी है एयर एशिया। तो एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर पुरस्कार उसे दिया जाता है जिसकी एयरलाइन कार्बन उत्सर्जन में निरंतर लगातार कमी करता है। तो इसी कमी को देखते हुए जो आपका एतिहाद एयरवेज है UAE का, संयुक्त अरब अमीरात का, उसको लगातार 2 वर्षों से दिया जा रहा है एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर। तो किसे दिया गया है यहाँ पर? एतिहाद एयरवेज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से किसने थ्रू द ब्रोकन ग्लांस एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है और इसके ऑप्शन है रणजीत प्रताप, ऑप्शन बी देवाशीष चैटर्जी, ऑप्शन सी सुरेश गंगोत्र और ऑप्शन डी TN सेशन। तो मित्रों, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी ये एक आत्मकथा है और ये आत्मकथा है हमारी TN सेशन की। तो TN सेशन के बारे में थोड़ा जान लें तो TN सेशन वो व्यक्ति हैं जो 1990 से 1996 के दौरान भारतीय चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर काम किया और उन्होंने मैंडेटरी किया मतदाता पहचान पत्र के द्वारा ही वोटिंग राइट या वोट डालने की गुजारिश की। और इन्हीं के कार्यकाल में सभी व्यक्तियों को वोटर ID इशू की गई थी और ये एक क्रांतिकारी कदम था और भारतीय चुनाव प्रणाली को सुदृढ़ और साफ सुथरी बनाने में इनको याद किया जाता है। तो हालिया में इनकी ये ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित हुई है जो इनके निधन के बाद प्रकाशित की गई है, इनकी डायरी के पन्नों के तौर पर आप इसे एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विश्व युवा कौशल दिवस 2023 की थीम क्या थी? यहाँ पर ये देखिए युवा कौशल दिवस है। तो पहला ऑप्शन है सतत विकास और पर्यावरण प्रबंधन, दूसरा ऑप्शन है कार्यस्थल में समावेशित विविधता, ऑप्शन सी है परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना, डी भविष्योन्मुख कौशल, डिजिटल युग में आगे बढ़ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हेलो, ठीक है, तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाने की तिथि को सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को सही है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस ये भी सही है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण 31 जुलाई नहीं है, ये मित्रों है आपका 26 जुलाई, यानी यही गलत है और यही हमारा आंसर
होगा क्योंकि नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन अंतरिक्ष में मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? मीथेन तरल ऑक्सीजन के द्वारा रॉकेट लॉन्च करने वाला जो देश बना है उसके ऑप्शन देखते हैं। यूएसए है, जापान है, चीन है और रूस है। तो वो देश है मित्रों कौन सा? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? इसे देखते हैं। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की खोज की गई है? जैसा कि आप लोग जानते हैं नासा ने हाल ही में शुक्र ग्रह पर एक अपना मिशन भेजा था और उसने ये खोज की है कि शुक्र पर कौन सी गैस की अधिकता है। तो ऑप्शन यहाँ देखते हैं, आर्गन है, फॉस्फीन है, हाइड्रोजन है या मीथेन है। तो शुक्र ग्रह पर जो गैस खोजी गई है उसका नाम क्या है? फॉस्फीन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहा है? हाल ही में समाचारों में रही PBWRS-1 एक किस्म है, किसकी है? मक्के की, गेहूं की, चावल की और आलू की। तो पहली बात तो इसको आप समझिए, PBW, W का मतलब गेहूं, यानी आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। और PB का मतलब पंजाब विश्वविद्यालय यानी पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस किस्म को खोजा है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। SATRIA-1 मानक संचार उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो सत्रिया यानी आई को ध्यान से यहाँ पे देखना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर आई से केवल एक देश ऑप्शन में दिया गया है और वो देश है इंडोनेशिया, यानी इसका आंसर क्या होगा मित्रों? इंडोनेशिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर और देखते हैं 10 क्या कह रहा है। चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, इसे LBM-3M4 लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया था। LBM-4 लॉन्चर द्वारा, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें मौजूद प्रोपल्सन मॉड्यूल में रहने योग्य ग्रह पृथ्वी का स्पेक्ट्रो पॉलीमेट्री पेलोड है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मित्रों। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है जो एक साथ है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। हाँ, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन इसके सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में संघाई सहयोग संगठन के 9वें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? 9वें पूर्णकालिक सदस्य, तो यहां पर अफगानिस्तान, कंबोडिया, तुर्की। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन हमारा सही है, ईरान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 2023 में सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 111, 112, 113 और 114। तो भारत का मित्रों स्थान है 112 यानी 112। कास पठार जो हाल ही में खबरों में था, तो पहली बात तो ये सुन लो, कास पठार खबरों में क्यों था? तो खबरों में ये इसलिए था क्योंकि इसे यूनेस्को की ने अपने प्राकृतिक हॉटस्पॉट सेंटरों के स्थल के तौर पर घोषित किया है, यानी हॉटस्पॉट बनाया है, प्राकृतिक स्थल, अमूर्त स्थल के रूप में इसे घोषित किया है। और ये जो स्थल है ये कहाँ पर है? ये मित्रों महाराष्ट्र में है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में किस भारतीय संस्थान ने सुसाइड ड्रोन विकसित किया है? ऑप्शन ए MNIT प्रयागराज, IIT कानपुर, IIT रुड़की और IIT BHU। तो ये स्थापित किया है, बनाया है IIT कानपुर ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। बहुआयामी गरीबों के सूचकांक में रिपोर्ट के अनुसार गरीबों की संख्या में कम करने वाला राज्य जो शीर्ष पर है, तो सबसे तेजी से गरीबों की संख्या को कम किया है वो राज्य कौन सा है मित्रों? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। BHU महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ देखिए, त्रिपुरा है, असम है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है। पहले BHU समझिए। BHU जो बनाया जाता है वो धान की रुपाई के समय मनाया जाने वाला एक महोत्सव है, धान की रुपाई के समय। ठीक है मित्रों, जो धान की रुपाई होती है तब ये महोत्सव मनाया जाता है। और ये महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति है जिसका नाम है तवांग। कौन सी जनजाति है मित्रों? तंगोई जनजाति है। उसके तांगसा जनजाति है, सॉरी कौन सी है मित्रों? तांगसा जनजाति है,
उसके द्वारा ये बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा शहर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना? लखनऊ, विशाखापट्टनम, इंदौर और सूरत। तो वो बना है मित्रों कौन सा? इंदौर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित में कौन सा ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है? तो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल जो हुआ है, ऑप्शन दिए हैं ईरान, भारत, रूस और इटली। तो कौन शामिल हुआ है मित्रों? भारत यहाँ पर शामिल हुआ है। अब ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस कौन सा ग्रुप है, इसको जरा समझते हैं। तो मित्रों, ये वो ग्रुप है जिसकी स्थापना 2022 में राष्ट्र के महासचिव, यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, इसके लिए बनाया गया था और इसमें हालिया में भारत शामिल हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गिग श्रमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन दिया गया है केरल, झारखंड, राजस्थान और गोवा। तो वो राज्य जो बना है वो मित्रों बना है आपका कौन सा? वो राज्य बना है राजस्थान। कौन सा बना है मित्रों? ठीक है, राजस्थान। नेक्स्ट ऑप्शन है क्या? क्वेश्चन नंबर है अभिकथन और स्टेटमेंट। तो जरा इसे देखते हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन द्वारा भी न कटौती की जाती है न इसे हटाया जा सकता। ये बात क्या है मित्रों? पूर्णतः क्या है? सही है। दूसरा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूलभूत विशेषता घोषित किया है। यह दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल भी सही हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या कह रहा है 22? उसे समझते हैं। न्यायालयों के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायादेश जारी करता है, ये उसका क्षेत्राधिकार है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय केवल क्या कर सकता है? आपके मौलिक अधिकारों के संयोजन के लिए ही, मौलिक अधिकारों के लिए ही कर पाता है रिट जारी, जबकि ये मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी जारी कर सकता है, यानी इसका क्षेत्राधिकार ज़्यादा है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ए और बी दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे? यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या कह रहा है 23? इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद में प्रावधान सम्मिलित नहीं है? 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, बिल्कुल सही है। 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, बिल्कुल सही है। 130 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये बात गलत है। ये सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों नहीं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में बात करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। 141 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर लागू होंगे, ये बात भी सही है, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी 24 पर। क्या कह रहा है 24? इसे समझते हैं। राज्यसभा की विशेष शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन से सही हैं? केवल राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति को हटाने की कई प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है, तो उसको सारी सुविधाएं और सारे संचालन उपसभापति के तौर पर ही उपभोग करता है, यानी ऑप्शन 1 हमारा जो है वो सही है। यह धन विधेयक में संशोधन कर सकती है अथवा उसे अस्वीकार कर सकता है, ये बात गलत है। राज्यसभा की शक्ति जो है वो धन विधेयक को लेके थोड़ी क्या है? कम है, यानी दूसरा गलत, पहला सही, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या कह रहा है 25? इसे समझते हैं। दल परिवर्तन रोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 6वीं अनुसूची? तो दल परिवर्तन रोधी कानून संविधान की हमारे 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। जब भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति केवल अधिकतम की अवधि तक भारत के राष्ट्रपति के तौर पर कार्य सकता है। 3 माह, 4 माह, 6 माह और 8 माह। तो इसका आंसर होगा 6 माह। 6 माह तक ही उपराष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति के पद के तौर पर कार्य कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लग रहा है। निम्नलिखित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण किया गया है वो 330 के अंतर्गत है, या अनुच्छेद 243 के अंतर्गत है, या अनुच्छेद 332 के अंतर्गत है, ये बताना है। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें, आपका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के लिए 330 में कहा गया है, विधानसभा के लिए 332 में कहा गया है, 243 ग्राम पंचायतों के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है 243 में? 243 में नगर पालिकाओं के लिए, नगर पालिकाओं के लिए कहा गया है। और 243 में ग्राम पंचायतों में आरक्षण के बारे में बात की गई है। और 335 जो है उसमें जब कार्य की विभक्ता या SC ST के लिए प्रभावित किए बिना प्रमोशन के संबंधी यहाँ पे कार्य बाधित ना हो, इसके लिए किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 106वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है भारत द्वारा कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण और कुछ अन्य क्षेत्रों के बांग्लादेश को हस्तांतरण से संबंधित। ये बात ऑप्शन ए में बोली गई है। ऑप्शन बी में देखते हैं हम क्या बोला गया है। ऑप्शन बी में बोला गया है लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की कुल सीटों में से 1/3 सीटों के आरक्षण। ये बात ऑप्शन बी में बोली गई है। वस्तु एवं सेवा कर ऑप्शन सी में बोला गया है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग से संबंधित ऑप्शन डी में बोला गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 106वां संविधान संशोधन नारी वंदन शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पे जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अब यहाँ पे ये भी अधिनियम जान लीजिए क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम है। तो भारत सरकार और बांग्लादेश के जो बीच अधिनियम हुआ था वो 100वां अधिनियम था। GST वाला जो अधिनियम था वो 101वां अधिनियम था। और OBC आयोग बनाने की बात 105वां संविधान संशोधन अधिनियम था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 30। तो केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो ये है आपका अधिकतम कितना हो सकता है? 20 हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या है 30? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने और नाम परिवर्तन करने का अधिकार देता है। इसके द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन में कूट हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें यहाँ पर सही होंगी, तो ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं इनमें से दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला तो सही है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और वो स्टेटमेंट नंबर है आपका पहला, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या है 31 समझते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से अवैध प्रवासी जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हैं। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इस अधिनियम का प्रावधान भारत के संविधान में उल्लिखित 6वीं अनुसूची वाले राज्यों पर लागू नहीं है। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन देखते हैं, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कूट सही है? 1, 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर और देखते हैं क्या है 32। कुशीना माने निम्नलिखित में किस राज्य की एक पहल है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये जो पहल है ये किस राज्य की है? तो ये मित्रों
कौन सी पहल है, पहले इसे समझ लीजिए। तो कैसीनो जो माने पहल की गई है वो कामकाजी महिलाओं के बच्चों के रखरखाव के लिए, यानी आप ये समझते हैं क्रेंच और बच्चों के केयर सेंटर के तौर पर जो हाउसेस बनाए जाते हैं, यानी प्ले ग्रुप जो बनाए जाते हैं बच्चों के रख रखाव के लिए, बच्चों का ध्यान रखने के लिए, उनके लिए कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मागुरी मोटापुंग बेल नामक एक आर्द्रभूमि स्थित है असम में, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में। तो यदि हम यहाँ पे बात करें मागुरी मेटापुंग बील जो स्थित है वो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो मित्रों वो ऑप्शन सही होगा आपका असम। कौन से में स्थित है? असम में ये स्थित है, ठीक है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा ऊपरी असम में डिब्रू सुखोवा राष्ट्रीय उद्यान के करीब ये स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। फीफा महिला विश्वविद्यालय में विश्व कप में फुट गोल्डन बॉल विजेता कौन है? तो गोल्डन बॉल विजेता कौन है? ऑप्शन ए जेनिफर हरमोसा, एटिना बोनमती, ठीक है, एटिना बोनमती, तीसरा मैरी इरप्स और हिनाता मिजियाबा। तो एटिना बोनमती गोल्डन बॉल विजेता हैं, जबकि जेनिफर हरमोसा जो हैं वो सिल्वर बॉल विजेता हैं। कौन सी बॉल विजेता हैं? सिल्वर बॉल विजेता हैं। और मैरी इरिप्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैरी इरिप्स जो हैं मित्रों वो आपका गोल्डन जो कि है आपका ग्लोब इसको विजेता हैं, यानी गोल्डन ग्लोब किसने जीता है? ये मैरी इरिप्स ने जीता है। जबकि हिनामाता मियाजावा जो हैं उन्होंने गोल्डन बूट जीता है। क्या जीता है? गोल्डन बूट जीता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। नमो 108 एक प्रकार है आर्किड की, बाजरा की, कमल की या गेहूं की? नमो 108 जो है वो हाल ही में और केंद्रीय CSIR और NBR लखनऊ द्वारा विकसित एक प्रकार की कमल का एक प्रकार है, यानी 108 जो 108 हैं कमल की पत्तियां हैं, इसमें पंखुड़ियां 108 हैं, इसीलिए इसका नाम नमो 108 पड़ा है, ठीक है। और ये मार्च से दिसंबर के बीच में खूब खिलता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या कह रहा है इसे समझते हैं। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में किस देश ने पोत निर्माण के क्षेत्र में भारत के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है मॉरिशस, ऑप्शन बी है केन्या, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो भारत के साथ किस देश ने पोत निर्माण के MOU साइन किया है? तो वो देश कौन सा है? केन्या है। कौन सा देश है मित्रों? केन्या है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। कौन सा? 37। क्या कह रहा है? माया ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस से संबद्ध है? माया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो माया जरा आप देखते हैं किससे संबंधित है। तो माया यानी आपका इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों पर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम OS को ओपन सोर्स उटुम्बू पर आधारित स्थानीय रूप में विकसित किया गया एक आउटसोर्सिंग यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया से संबद्ध रखता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ता को बाधित किए बिना सुरक्षा को मजबूत करना, क्योंकि यह विंडोज समान इंटरफेस और कार्यक्षमता प्रदान करता है। यह कदम साइबर हमलों की बढ़ती घटनाओं के कारण उठाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38? क्वेश्चन है 38 हमारा। अभ्यास जाए तलवार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ये भारत और UAE के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 2 2023 के अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाज INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंद थे। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए न ए सही न बी सही, ऑप्शन बी एक सही है, ऑप्शन सी 2 सही है, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ये जो अभ्यास जाए तलवार किया गया था ये भारत के नौसेना के 2 जहाज INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंद के बीच हुआ कि सब ने इसमें भाग लिया था, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दूसरा। और ये अभ्यास जो हुआ था वो सऊदी अरब
यानी UAE संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ था। और ये दोनों स्टेटमेंट मित्रों क्या है, बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 39, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39, सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत चुनाव आयोग द्वारा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा या विदेश मंत्रालय द्वारा? ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है? चुनाव आयोग, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी शिक्षा मंत्रालय और डी आपका विदेश मंत्रालय। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सुस्वागतम एक पोर्टल लॉन्च किया गया है और ये किया गया है अधिवक्ताओं और आगंतुक जो आते हैं उन प्रशिक्षकों के लोगों को स्वयं ऑनलाइन पंजीकृत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ई पास के तौर पर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 40 पर, क्या है जरा उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वेस्टर्न ट्रैगोपैन किस भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है? ऑप्शन ए मेघालय, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। तो पश्चिमी ट्रैगोपैन जो है वो हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी ट्रैगोपैन हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। यह देश के कुछ हिस्सों में निवास स्थान को हानि का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, क्या कह रहा है 41, हवाना सिंड्रोम का तात्पर्य मानसिक स्वास्थ्य सिंड्रोम से, क्रोमोसोमल सिंड्रोम से, शिशु मृत्यु सिंड्रोम से या इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम से? तो हवाना सिंड्रोम जो है वो एक प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है जो स्पंदित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा या क्लोज रेंज अल्ट्रासाउंड के कारण होता है। ठीक है, इसमें जो व्यक्ति होता है बीमार वो अजीब शारीरिक संवेदनाओं को महसूस करता है और उसे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर, क्या कह रहा है 42 उसे समझते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन बी विपरीत परासरण और डी अपकेंद्रण। तो वॉशिंग मशीन जो है वो करती है किस पर? अपकेंद्रण पर, यानी इंटरफ्रेंस फोर्स पर। ठीक है, जिससे कपड़ा घूमते हुए उसका मैल ऊपर आ जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कंपाला घोषणा से संबंधित है? ऑप्शन ए ओजोन परत का क्षरण, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन डी सी जलवायु परिवर्तन और ऑप्शन डी है हमारा उत्सर्जन व्यापार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कंपाला घोषणा जो है वो महाद्वीप पर मानव गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के बीच अंतर संबंध से संबोधित करने के लिए प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा की गई है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, माइलारा पंथ अस्तित्व में था। कर्नाटक का तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र का मालवा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र और गुजरात का तटीय क्षेत्र। तो माइलारा जो है वो किससे संबंधित है? वो माइलारा कर्नाटक के वसुरूर दो प्राचीन मूर्तियों की खोज के लिए तटियारा पंथ यानी मलयारा पंथ को पहचान की गई है। यह मध्यकालीन को ऐतिहासिक व्यापारिक शहर के तौर पे जाना जाता था, यानी कर्नाटक का तटीय क्षेत्र है। ठीक है, ये दक्कन के क्षेत्र में एक धार्मिक परंपरा थी और ये मलयारा नामक देवी की पूजा करते थे और इसका एक स्वरूप भगवान शिव का स्वरूप के तौर पर जाना जाता था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। किस पर? 45 पर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अंडूरी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? असम, जम्मू कश्मीर, गुजरात और उत्तराखंड। तो अंडूरी उत्सव के बारे में अगर हम बात करें तो अंडूरी उत्तरकाशी में मनाया जाने वाला एक उत्सव है और जिसे वाटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
किस फेस्टिवल से? बटर फेस्टिवल से, यानी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में से मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्या है? किस आयोग की सिफारिश पर गठित एकमात्र संवैधानिक निकाय है? किसी आयोग की? भारतीय चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अंतर्राज्यीय परिषद और वित्त आयोग। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऐसा है जो संवैधानिक निकाय हैं, तो मित्रों ये सारे के सारे संवैधानिक निकाय हैं और इनमें से जो आपकी अंतर्राज्यीय परिषद है उसकी स्थापना 1990 में भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी और यह राष्ट्रपति के पास अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है। इस आयोग की अगर हम सिफारिश करें तो इसकी सिफारिश सरकरिया आयोग द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सरकरिया आयोग द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये अनुच्छेद 263 के अंतर्गत गठित होता है। किसके? 263 के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्या कह रहा है 47? उसे समझते हैं। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन नहीं सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 नंबर 1, उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अवमानना हेतु दंडित करना संविधान में परिभाषित है। ऑप्शन 2, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या अधिक राज्यों हेतु संयुक्त राज्य न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए, न तो 1 न 2, ए बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 1 और डी केवल 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो मित्रों यहाँ पर जो बात सही होगी, उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना हेतु दंडित करना संविधान में परिभाषित है, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। जबकि दूसरा सही, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? डी सही होगा, क्योंकि अवमानना संबंधित दंडित करना उल्लेख संविधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत किया गया है। इसे न्यायालय अधिनियम 1971 से परिभाषित किया जाता है। किससे किया जाता है? न्यायालय अधिनियम 1971 से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48? इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का भारतीय संविधान के देश सुमेलित नहीं है? एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया आयरलैंड से ली है, बिल्कुल सही है। न्यायिक समीक्षा संविधान अमेरिका के संविधान से लिया, सही है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये हमने जापान से ली है, यहाँ पर कहा गया है, तो ये हमने जापान से नहीं ली है, बल्कि इसे हमने साउथ अफ्रीका से ग्रहण किया है। किससे किया है? साउथ अफ्रीका से। जापान से हमने केवल आप ये कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी सरकार जीवन की प्रक्रिया, रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटेन से लिया है और रेगुलेशन ऑफ लॉ हमने जापान से लिया है। यहाँ पर 48 का डी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का। तो यदि हम यहाँ पे बात करें किसकी संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख नहीं है, तो वो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो शपथ होती है वो तीसरी अनुसूची से नहीं ली जाती है। ठीक है, तीसरी अनुसूची से नहीं ली जाती है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में प्रस्तावना का कौन सा आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये तो हमने फ्रांसीसी क्रांति से लिया ही है, और जो नहीं लिया है वो है हमारा न्याय। क्या नहीं लिया है? न्याय हमने फ्रांस की क्रांति से नहीं लिया है। इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रीडम ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51।
क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत की? तो ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 103 और ऑप्शन डी 99। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से संविधान संशोधन से ऐसा हुआ था, तो ये हुआ था 103वें संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत। अगर हम 101 संसाधनों इनको भी देख लें तो ये है आपका जीएसटी से संबंधित। किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, 101 माह आपका। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें 102वां अगर हम बात करें तो ये ओबीसी को जो आयोग बनाया गया है, ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा। और 99 की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली यानी एनएसी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोलेजियम के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्या है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म 7वीं अनुसूची के विषय में सुमेलित नहीं है? मादक लिकर राज्य सूची, स्वगणना गाड़ना और कब्रिस्तान समवर्ती सूची, दिवालियापन और दिवाला समवर्ती सूची और डाकघर बचत बैंक संघ सूची। तो यहाँ पर 7वीं अनुसूची में जो विषय दिए गए हैं संघ और राज्य की में, उसमें कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो सबको गाड़ना और कब्रिस्तान की देखभाल ये राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य का, न कि समवर्ती सूची का। ठीक है, डाकघर संघ सूची का है, दिवालिया और दिवाला ये समवर्ती सूची का विषय है। ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति को निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 327। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडलों के चुनावों के प्रावधान की संसद की शक्ति को निर्दिष्ट करता है? तो वो है आपका कौन सा अनुच्छेद? वो है आपका अनुच्छेद 327 यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देख लें विधानमंडल की शक्ति के संबंधित 327 हो गया। चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में, चुनाव का अधीक्षण और नियंत्रण के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति धर्म और नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने के दावा न होने और शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। यानी धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव की बात इसमें की गई है। और 326 जो है वयस्क मताधिकार लोक सेवा और विधानसभाओं के लिए, यानी यहाँ पर एज की बारे में बात की गई है। यानी ऑप्शन सब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन ए अशोक सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, एस.के. धर समिति, के.एम. मुंशी समिति। तो मौलिक कर्तव्यों के संबंध में जो समिति बनाई गई थी आपको पता होगा, स्वर्ण सिंह समिति 1942 में आपके संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य बन लिए गए थे। प्रारंभ में मूल कर्तव्य 10 थे, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। और ये हमने जिस देश से लिए थे वो देश है हमारा यूएसएसआर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्या है 55, इसे समझते हैं। निम्नलिखित में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कूटों के अनुसार इनको उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो अनुच्छेद 63, 76, 93, 148 दिया गया है। तो यदि हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जो बात की जाती है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है मित्रों? भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, नियंत्रक और महान्यायवादी, इन सब के बारे में बात की गई है। तो ये आपका महान्यायवादी है, यानी 4 नंबर यहाँ पे आएगा। ये आपका 3 नंबर यहाँ पे आएगा।
ठीक है। ये उपराष्ट्रपति 2 नंबर यहाँ पे आएगा, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में 93 में बात की गई है, यानी 1 नंबर 2 4 1 3 यही ऑप्शन होंगे हमारे, जहाँ वही सही होगा 2 1 2 4 1 3 यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या कह रहा है 56, इसे समझते हैं। भौगोलिक संकेतक प्राप्त जडेरी, नमकट्टी और चड़ीबट्टू भुट्टा जसाड़ी संबंधित है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो जीआई टैग दिया गया है जिस साड़ी को, वो कौन कौन सी साड़ी हैं जरा उन्हें समझते हैं। तो वो साड़ी जहाँ की हैं वो हैं आपकी जीआई टैग नमकट्टी और चड़ीबट्टू को दिया गया है। वो साड़ियाँ कहाँ की हैं? तमिलनाडु की हैं। कहाँ की हैं मित्रों? तमिलनाडु की हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57, इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से देविका नदी कायाकल्प परियोजना से संबंध में सही हैं? यह नमामि गंगे अभियान से अभिप्रेरित एक पहल है। इस परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न 1 और न 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों बातें बिल्कुल सही की गई हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नमामि गंगे अभियान की पहल देविका नदी की पवित्रता और शुद्धता की रक्षा करना है, यानी पहला कथन बिल्कुल सही है। यह परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज की भूमिका के बारे में भी बात की गई है, ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्या कह रहा है 58, डैन्यूब नदी पर यूक्रेनों पत्तनों को काला सागर से जोड़ने वाला मार्ग है। उत्तरी चैनल, डेविस संधि, सुलीना चैनल और जोहरा जल संधि। तो डैन्यूब नदी के बारे में यदि हम बात करें तो कौन से पत्तन को जोड़ने वाला मार्ग है? वो है ऑप्शन सी सुलीना चैनल। सुनीला चैनल जो है वो डैन्यूब नदी पर यूक्रेनों पत्तनों को काला सागर से जोड़ने वाला मार्ग अवस्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का जो स्थान है ऑप्शन के अनुसार देखिए 35वां, 40वां, 45वां या 50वां। तो ये सूचकांक है आपका 40वां स्थान। कौन सा स्थान है मित्रों? 40वां स्थान है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। पदारी जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उड़ीसा, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो पदारी जनजाति के जो मुख्य लोग हैं वो मित्रों पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। और इन्हें जो कहा गया है ये गुड्डो ब्राह्मण जाति के हैं और इन्हें एसटी में शामिल किया गया है। कहाँ, किस में शामिल किया गया है? एसटी में शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहीं पे जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति के कितने लोग शामिल हैं, तो जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति के जो लोग शामिल हैं वो लगभग अब 12 हो गए हैं। 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इबेरियन भेड़िया अंडालूसिया में एक विलुप्त प्रजाति है। अंडालूसिया स्थित है। तो अंडालूसिया के बारे में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो पुर्तगाल है, नॉर्वे है, स्पेन है और स्वीडन है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? स्पेन आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अंडालूसिया सरकार द्वारा इबेरियन भेड़ियों का संरक्षण करने के लिए कार्रवाई कार्यक्रम के माध्यम से 2020 में ये आंकड़ा जारी किए गए हैं और ये स्पेन का एक संरक्षित क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या कह रहा है 62? राज्य विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए लंबित रख सकती है? तो राज्य विधान परिषद किसी भी विधेयक को लगभग ऑप्शन देखते हैं 4 माह है, 6 माह है, 3 माह है। तो यहाँ पर राज्य विधान परिषद को यह शक्ति दी गई है वो कोई भी बिल 4 माह तक अधिकतम लंबित रख सकती है। ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। किस पर? 63 पर। ठीक है, निर्वाचन पद्धति के रूप में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, बहुमत का शासन, राजनीतिक स्वायत्तता और साझा राष्ट्रीय एजेंडा। तो ये जो सुनिश्चित करती है वो निर्वाचन पद्धति का समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, ये अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व का शासन सुनिश्चित करती है। यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग निकाय गृह मंत्रालय को अंतर्गत नहीं आता है? इस अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सीबीसी जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र निकाय है। क्या है ये स्वतंत्र निकाय है, किसी मंत्रालय के अधीन नहीं होती है। यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ग्राम सभा में शामिल हैं पंचायत की सभी पंजीकृत मतदाता, ऑप्शन बी गांव के सभी बुजुर्ग, ऑप्शन डी सी गांव की जनजातीय आबादी, ग्राम सभा के प्रमुख सदस्य। तो ग्राम सभा में यदि हम बात करें, वो सभी सदस्य शामिल होते हैं जिनकी आयु 18+ हो। ठीक है, और यहीं पर जब 18+ होंगे तो पंचायत में वो ऑलरेडी पंजीकृत होंगे मतदाता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन 66, उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सही है? राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, कोई इसमें शक नहीं। राज्य विधान परिषद के सदस्य की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। तो यह भी बात क्या है मित्रों? बिल्कुल सही है। दोनों बातें जो की हैं बिल्कुल सही हैं। राज्य विधानसभा के 1/3 से अधिक सदस्य यहाँ पर सदस्य नहीं हो सकते। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्या कह रहा है? अपशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास या राज्य विधानमंडल के पास? तो अपशिष्ट विषय के लिए जो शक्ति निहित है वो भारतीय संसद में दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्या कह रहा है? राज्य विधानमंडल में किसी भी कार्य के संचालन के लिए आवश्यक कार्य साधक संख्या कोरम क्या है? सदन के कुल सदस्यों का आधा, सदन के कुल सदस्यों का 1/3, सदन में उपस्थित मतदाता करने वाले सदस्यों की संख्या, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कितने सदस्य संख्या का कोरम होता है? तो सदस्यों की संख्या का जितने सदन में उपस्थित होते हैं उसका कितना भाग है? उसका 10वां भाग है। कितना भाग है? 10वां भाग है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्या कह रहा है 69? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई है? संथानम समिति, राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, सरकरिया आयोग। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो बनाया गया था वो किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? वो संथानम समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। किसकी सिफारिश पर मित्रों? संथानम समिति की सिफारिश पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 70? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। देखिए, एक तरफ अनुसूची है, दूसरी तरफ प्रावधान है। तो जरा देखिए, इसमें समझिए। तो यहाँ पर जो अनुसूची दी गई हैं, यानी आपके अनुच्छेद दिए गए हैं 243 DEIL, 5 सीटों का, पंचायतों की अवधि, वित्त आयोग का गठन, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होना। तो यहाँ पर देख के बताना है। तो 243 जो डी है वो ग्राम पंचायतों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात करता है। यानी सीटों के आरक्षण के संबंध में डी बिल्कुल हमारा क्या होगा? सही होगा। ई के बारे में बात करें तो
ई जो है वो पंचायत की अवधि के बारे में बताती है, ये भी सही है। आई के बारे में यदि हम बात करें तो ये वित्तीय समीक्षा के बारे में बात करती है, ये भी सही है। एल के बारे में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होना है, ये भी हमारी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन सही होगा, देख लेते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या कह रहा है 71? निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत नहीं की गई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो ये जो अधिनियम बनाया गया था 1861 अधिनियम, इसके अंतर्गत केवल एक विश्व हाई कोर्ट बनाने की बात नहीं की गई थी, और वो हाई कोर्ट था आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन सा मित्रों? इलाहाबाद हाई कोर्ट। भारत में उच्च न्यायालय की शुरुआत 1862 में हुई थी। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट बनाए गए थे। ठीक है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं बना था तब। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 72? नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। क्या है? राज्यपाल धन विधेयक को राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल की सहमति से ही विधान परिषद मंडल में पेश होता है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के पश्चात पेश किया जाता है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ए और बी दोनों सही हैं, और आर जो है वो एक तरह से इसकी व्याख्या कर रहा है, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या है 73? निम्नलिखित कथनों में कौन सा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार PESA अधिनियम के संदर्भ में सही है? यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों के ऊपर लागू नहीं होता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केवल 10 राज्य शामिल हैं। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, दोनों, केवल दो, न एक और न दो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें हम? यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। पहला क्या है? यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं है, अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार। ओके, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केवल 10 राज्य शामिल हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है सही उत्तर। तो यहाँ पर यदि हम पंचायत उपबंध के बारे में बात करें तो 244(1) के अंतर्गत ये उपबंध जो बात की गई है ये लागू होता है। पहला गलत, दूसरा सही, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष होता है? व्यवसाय सलाहकार समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। 1 2 3, 2 और 3, 1 और 2, 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा अधिनियम बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आपका 1 2 3 तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 75? इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के 1976 का परिणाम नहीं था? 1976 का परिणाम नहीं था। पहला, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द का जोड़ा जाना। बी, मौलिक कर्तव्यों के भाग 4A के रूप में जोड़ा जाना। सी, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर केवल कानूनी अधिकार बना दिया जाना। डी, अनुच्छेद 39A के रूप में समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का जोड़ा जाना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया, ये यहाँ पर शामिल नहीं है। बाकी ये सारे के सारे यहाँ पर जोड़े गए थे। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्या कह रहा है? संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है? ऑप्शन 12, 14, 20 और 15। तो यहाँ पर 76 में अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में जो बातें की गई हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में जो बातें की गई हैं वो आपके पार्ट 14 में की गई हैं। किस में की गई हैं? 14 में की गई हैं। ठीक है मित्रों, ठीक है। और यदि हम बात करें ये किस आर्टिकल से 308 से लेकर
323 तक हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेषाधिकारी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। तो भाषाई निकाय के बारे में यदि हम यहाँ पे बात कर लें तो जो पहला ऑप्शन जो कौन सा, संवैधानिक, थोड़ा इसका इंग्लिश वर्जन भी देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी संवैधानिक कौन सी बॉडी नहीं है? तो संवैधानिक कौन सी बॉडी नहीं है, तो वो एक ही बॉडी है, वो है केंद्रीय सूचना आयोग, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, बाकी सब के सब संवैधानिक निकाय हैं, संविधान में वर्णित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, महान्यायवादी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो वो व्यक्ति है महान्यायवादी, जो अनुच्छेद 76 से नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन है 2005, 10, 9 और 12। तो राष्ट्रीय अधिकरण की स्थापना यानी ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में की गई थी, इसी को बोला जाता है ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति वित्त मंत्री द्वारा होती है। इनकी नियुक्ति वित्त मंत्री द्वारा होती है, बिल्कुल गलत है। इनके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, इनके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये मित्रों, वित्त आयोग जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है, न कि फाइनेंस मिनिस्टर के, और इनको दोबारा नियुक्त भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन एक सही तो है ही नहीं, जहाँ पर एक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा, इनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 81, उसे समझते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित के लिए परिलब्धियों, भत्तों अथवा विशेषाधिकारों का प्रावधान की रूपरेखा नहीं दी गई है। क्या है, राज्यों के राज्यपाल, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी और लोकसभा अध्यक्ष। तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में के लिए परिलब्धियां, भत्तों के विशेषाधिकार नहीं हैं। तो राज्यपाल का है, लेखा परीक्षक, महान्यायवादी और लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारत के महान्यायवादी को किसी प्रकार का भत्ता, वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि इसे जो काम दिया जाता है उसका पारिश्रमिक दिया जाता है। ठीक है, समझें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित है? हिंदी, मणिपुरी, मिजो और अंग्रेजी। तो इसमें कूट में बताना है आपको। भारतीय 8वीं अनुसूची, या अच्छा 8वीं अनुसूची से संबंध में केवल 2 भाषाएं हैं, हिंदी और मणिपुरी, यानी ऑप्शन 1 हमारा ए सही होगा। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और उनमें से यहाँ पर हिंदी और मणिपुरी है। मिजो और अंग्रेजी हमारी भाषा के तौर पर 8वीं अनुसूची में अभी शामिल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्या है, मौलिक अधिकारों में राज्य शब्द का अर्थ संघ सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकार, सभी वैधानिक और गैर प्राधिकारिक प्राधिकरण। तो जैसा कि आप जानते हैं, मौलिक अधिकार में राज्य की व्याख्या आर्टिकल 12 में की गई है। ठीक है, और राज्य के बारे में बताया गया है कि हु इज़ राज्य, हु इज़ स्टेट। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जितने भी बताए गए हैं ये सब राज्य के अंतर्गत आएंगे, अगेंस्ट फंडामेंटल राइट के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उदारवादी एवं बौद्धिक सिद्धांतों से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद सभी। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक में उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांतों के बारे में अगर हम बात करें, यानी लिबरल कौन कौन से हैं इनमें, तो मित्रों यदि हम लिबरलिटी के बारे में बात करें तो आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, और अनुच्छेद
अनुच्छेद 48A पर्यावरण रक्षा सुधार के बारे में बात करता है। या अगर हम इसमें बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के काम के लिए बात कर रहा है ये, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर रहा है, UCC, ठीक है। ये बारे में का पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करें, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्या है 84 उसे समझते हैं। कथन और उसके अभिकथन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को ए तथा दूसरे को आर के रूप में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं वो क्या हैं, वो एक तरह से सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर वो राष्ट्रपति की सहमति से ही, ये बात सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। राष्ट्रपति से AR व्याख्या नहीं कर रहा है, बाकी तो बात दोनों की दोनों क्या है हमारी सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 86। क्या कह रहा है क्वेश्चन 86, इसे समझते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं हैं। निर्वाचक मंडल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान से देखना है। संसद के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, किए जाते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्या कह रहा है 87, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय अनुच्छेद 149 में CAG के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। 148 में CAG के बारे में बताया गया है और 149 में CAG के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। बिल्कुल सही। किसी राज्य के खातों में संबंधित CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राज्य के खातों के संबंध में CAG राष्ट्रपति को नहीं, वो राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ये स्टेटमेंट गलत, केवल एक सही, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। किसी राज्य विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, महाराष्ट्र में द्विसदनीय व्यवस्था है, बाकी किसी राज्य में द्विसदनीय यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से और राज्यों में है, तो उत्तर प्रदेश में है और बिहार में है और कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। और 6, यानी 6 पूरे हो गए हैं, 6 राज्यों में है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्या कह रहा है 89, उसे समझते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियां सरकार के तीनों अलग अलग स्वतंत्र अंग हैं। राष्ट्रपति केवल राज्य का प्रमुख होता है, सरकार का नहीं। राष्ट्रपति उनके राज्य सचिव अपने कर्तव्यों में कांग्रेस के प्रति जिम्मेदार नहीं है। राष्ट्रपति कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधियों की सभा को भंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही नहीं है। बाकी ऑप्शन सारे के सारे सही हैं, क्योंकि कार्यपालिका को तीनों अलग हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति केवल राज्य का प्रमुख नहीं होता, सरकार का नहीं, सरकार का होता है, राज्य का नहीं। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्या कह रहा है 90, इसे समझते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक संसदीय शासन प्रणाली का गुण नहीं है। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, निरंकुशता को बढ़ावा देना, वैकल्पिक सरकार का निर्माण, व्यापक प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो संसदीय प्रणाली, विधायिका, कार्यपालिका के बीच सामान्य, निरंकुशता को बढ़ावा देना, ये विकल्प सही नहीं है। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। जनहित याचिका के संबंध में ये दिया गया है क्वेश्चन, जरा ध्यान से, सही है। PIL अमेरिका के न्यायशास्त्र से उधार लिया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। PIL किसी विधि अथवा अधिनियम में परिभाषित नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। यानी PN भगवती जो थे वो भारत में सबसे पहले PIL का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। और अगर हम विश्व पटल पे बात करें तो PIL के बारे में सबसे पहले बात किसने की थी,
अमेरिका ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। वैज्ञानिक मनोवृत्ति मानवतावाद और अन्वेषण सुधार की भावना को विकसित करने का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना। वैज्ञानिक मनोवृत्ति मानवतावाद अन्वेषण की सुधार की बात हमारे मौलिक कर्तव्य में की गई है। 92 में जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में कौन अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता है? IAS, ये क्या है आपका? IAS समझ जाएंगे, आता है। IRS समझ जाएंगे आप, आता है। भारतीय पुलिस सेवा IPS समझ जाएंगे आप, आता है। भारतीय वन सेवा IFOS, ठीक है। भारतीय वन सेवा भारतीय अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं आता है। भारतीय वन सेवा के बारे में तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो 312 में बात की गई है तो IRS जो है वो अखिल भारतीय सेवा के तौर पर नहीं जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्या कह रहा है क्वेश्चन 94? भारतीय संविधान में निम्नलिखित के अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार अधिकृत करता है। अनुच्छेद 124, 130, 39 और 43। तो राष्ट्रपति क्या है? सर्वोच्च न्याय, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है। तो राष्ट्रपति 143 के अंतर्गत राय ले सकता है, ठीक है। यदि यहाँ पर यदि हम और बातें कर लें, 95 पर चलते हैं आगे। क्या है 95? सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। अंतरिम सरकार के सदस्य कौन था? तो अंतरिम सरकार के सदस्य जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना थे। तो इनसे संबंधित विभाग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वैज्ञानिक अनुसंधान थे, यानी 3 नंबर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बात करें तो ये शिक्षा मंत्री थे, 2 नंबर। सरदार बलदेव सिंह के बारे में बात करें तो ये रक्षा थे, 4 नंबर। अनुच्छेद और क्या है ये, और जो डी ऑप्शन है राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर, तो इनके बारे में यदि हम बात करें तो ये स्वास्थ्य थी। तो यानी 3 2 4 1 ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्या है? निम्नलिखित में से किस वायसराय ने पोर्टफोलियो विभाग की प्रणाली की शुरुआत की थी? लिटन, कैनिंग, रिपन और कर्जन। तो पोर्टफोलियो की स्थापना जिस व्यक्ति ने की थी वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग के समय ऐसा हुआ था। 1861 अधिनियम के अंतर्गत पोर्टफोलियो की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्या कह रहा है 97? उसे समझते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा का इसके जारी होने की तारीख से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने के पश्चात आपातकाल को निश्चित तौर पर रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं इनमें से उद्घोषणा जारी होने की तारीख 2 माह के भीतर संसद, ये बिल्कुल गलत है। 2 माह के भीतर नहीं, दोनों सदनों के अनुमोदन होना चाहिए और वो समय है 1 माह, यानी ये गलत, जबकि ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98।
क्या है क्वेश्चन नंबर 98? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक रिपन, कर्जन, लिटन और मिंटो। तो सांप्रदायिक प्रणाली के जनक 1909 में आया था और ये लॉर्ड मिंटो थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए गए भारतीय संविधान में अनुच्छेद की अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो वो थे अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियाँ। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्या कह रहा है 100? जरा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान के संबंध में सही है? सिंह को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 2 1 2 और ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही? सिंह संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, नहीं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान के सुलेखक थे, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा सही है। संविधान सभा के प्रतीक के रूप में किसे अपनाया गया था? तो यहाँ पर बात करें तो संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हमने हाथी को अपनाया था। किसे? हाथी को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्या है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को साधारण बहुमत के संशोधन द्वारा किया? मूल अधिकार, संसद में गणपूर्ति, नए राज्य में प्रवेश, राज्य में विधान परिषद की संपत्ति या सृजन। तो साधारण बहुमत से क्या क्या अपनाया जा सकता है? मूल अधिकार घटाए या बढ़ाने के लिए हमें साधारण बहुमत नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए। संसद में गणपूर्ति, नए राज्यों और राज्यों विधान परिषद का, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। कोहेलो मामला किससे संबंधित है? कोहेलो मामला ऑप्शन ए 3री अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। तो IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 9वीं अनुसूची से संबंधित है। किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। किस पर चल रहे हैं? 103 पर। क्या है 103? ऐसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव के दौरान केवल 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या है? 103 में इसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त दलों के चुनाव के दौरान केवल 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? तो मान्यता प्राप्त 20 स्टार प्रचारक, ये कोई प्रावधान नहीं है, पहला सही ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख 239 के अंतर्गत किया गया है। ओके, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 249 में राष्ट्रीय हित की राज्य सूची के लिए कानून बनाने में संसद की शक्ति का उल्लेख है। ये बिल्कुल सही है, बल्कि ये गलत है। इसका उल्लेख आर्टिकल 233 में है, यानी पहला गलत दूसरा सही, यानी केवल डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है? 371A, 371B, 371C और 371D। तो मणिपुर राज्य के संबंध में प्रावधान जिस आर्टिकल में है वो है अनुच्छेद 371C। 371A के बारे में बात करें तो इसके बारे में नागालैंड के बारे में बताया गया है। 371B के बारे में बात करें तो इसका विशेष उल्लेख असम में बताया गया है। ठीक है। 371C के बारे में मणिपुर हो गया और 371D में आंध्र प्रदेश हो गया। कौन हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 106। क्या है 106? निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा की समिति सुमेलित नहीं है? प्रक्रिया संबंधी नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकारों पर उपसमिति JB कृपलानी, संघ संविधान GB मावलंकर, प्रांतीय संविधान वल्लभ भाई पटेल और कौन? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा
तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो संघ संविधान के संबंध में जीवी मावलंकर नहीं थे, इसमें थे जवाहरलाल नेहरू। बाकी ये सारे के सारे सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। अधिकरणों से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन। तो ये जो बात की गई है अधिकरणों के संवैधानिक संबंधी 142वें संविधान संशोधन से अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्या है? लोकपाल संस्था का सृजन करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये देश है ए नॉर्वे, बी स्वीडन, सी न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम। तो सबसे पहले स्वीडन में ऐसा हुआ था, लोकायुक्त बनाए गए थे, ठीक है, 1809 में ही इन्होंने लोकायुक्त बना दिया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। SR मुंबई बनाम भारत संघ मामला 1994 में दिया गया ऐतिहासिक निर्णय राष्ट्रपति शासन से, मूलभूत संरचना से, यौन उत्पीड़न से या आरक्षण से? तो ये जो आप दिया गया है वो दिया गया था राष्ट्रपति शासन से संबंधित। किससे संबंधित? राष्ट्रपति शासन से संबंधित था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है? 108 कुछ मामले में सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान सही है। 110 धन विधेयक, ये भी सही है। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, ये भी सही है। संयुक्त में संसद में प्रयुक्त भाषा, तो यहाँ पर बात करें 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई, न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच नहीं की जाएगी। ये किस में बात की गई है? 122 में की गई है। जबकि संसद में प्रयुक्त भाषा के बारे में अगर हम बात करें तो वो है आपका आर्टिकल 120, यानी यहाँ पर डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111 पर। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? संयुक्त लोक सेवा आयोग सृजित जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश, राज्यसभा के संकल्प, संसद के अधिनियम और संबंधित राज्य के विधानमंडल के संकल्प द्वारा। तो ये किया जा सकता है संसद के अधिनियम के माध्यम से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ किसके लिए सत्य है? ये स्विट्जरलैंड, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये बात की गई है भारत के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में कौन संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो ये संघ कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, तो वो है आपका नियंत्रक, महालेखा परीक्षक नहीं है इसका हिस्सा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। संसदीय कार्रवाई के साधनों में संदर्भ में निम्नलिखित सही क्रम, शून्यकाल, प्रश्नकाल, प्रस्ताव और आधे घंटे की चर्चा। तो सबसे पहले जब संसद शुरू होती है तो होता है प्रश्नकाल, उसके बाद शून्यकाल, उसके बाद प्रस्ताव, ठीक है। तो 2-1 देखते हैं, 2-1-3-4 यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ दिया गया है, यही सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। क्या है 115? निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा धन विधेयक के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें किसी भी कर का अधिरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन अथवा शामिल नहीं होता है। इसमें भारत की संचित निधि से धन विधेयक शामिल किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनिमय शामिल है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। कौन सा धन विधेयक के संदर्भ में सही नहीं है? तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसमें किसी भी कर का अधिरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन विनिमय शामिल नहीं है। इसमें ही तो ये शामिल होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के संबंध में सही है? बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित एक मान्यता प्राप्त भाषा है। प्रथम राजभाषा आयोग बीजे खेर के थे अध्यक्ष। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों बातें क्या है मित्रों? बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु निम्नलिखित में से कौन आहार्त नहीं है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही नहीं है मानवाधिकार आयोग के संबंध में, तो मानवाधिकार आयोग के संबंध में अगर हम यहाँ पे बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आहार्थ नहीं है। ठीक है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आहार्थ नहीं है, बाकी सब आहार्थ हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्या कह रहा है 118, इसे समझते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग में निम्नलिखित विषयों के संबंध में मूलतः मानवाधिकारों का उल्लंघन की राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। तो राज्य आयोग जो क्या करेगा, राज्य और समवर्ती सूची की जांच कर सकता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संथानम समिति से संबंध में सही नहीं है। इसका गठन 1962 में भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम के रूप में किया गया था। इसका उद्देश्य सभी सार्वजनिक निजी विभागों में हेराफेरी की व्यवस्था को पता लगाने काम था। इसने दांडिक न्याय प्रणाली सुधार की सिफारिश की। सरकार के साथ फरेब करने वाले किसी भी लोग को दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी विभागों में हेराफेरी से संबंधित नहीं। लाल बहादुर शास्त्री ने 1962 में भ्रष्टाचार विरोधी समिति संथानम गठन किया था और इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी हेराफेरी या अव्यवस्था का पता लगाने और उस पर रोकथाम था। इसका उद्देश्य सभी सार्वजनिक और निजी विभागों में हेराफेरी या अव्यवस्था का पता लगाना और उसका रोकथाम था। उसका पता लगाना और उसका रोकथाम था। अव्यवस्था का पता लगाना और उसका रोकथाम था, यानी ऑप्शन बी हमारा गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय सतर्कता आयोग के संपर्क में कर सकता है। लोकपाल, केंद्र सरकार, विसल ब्लोअर। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। तो ये सभी केंद्रीय सतर्कता आयोग से संपर्क कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। अभिकथन ए, सीबीआई को अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 से प्राप्त हैं। सीबीआई कोई वैधानिक निकाय नहीं है। तो यहाँ पर ए जो है वो गलत है, जबकि डी हमारा आर सही है। जो सीबीआई का गठन किया गया है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिनियम के अंतर्गत किया गया। सॉरी, रुकना। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ए भी हमारा क्या है, सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित लोकपाल लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016 के संबंध में विधेयक में कहा गया कि एक लोक सेवक को अपनी संपत्ति और देनदारी घोषणा करनी होगी। ऐसी घोषणा करने के रूप में तरीका केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें क्या हैं मित्रों, बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 11 के अंतर्गत सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों में शामिल किया गया। इसने संविधान में एक नया भाग 9B शामिल किया गया। तो ये दोनों बातें क्या हैं यहाँ पर, ये दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 124। निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। दिनेश गोस्वामी, इंजिता श्रीनिवासन, JS वर्मा, इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो इंद्रजीत श्रीनिवास समिति चुनाव समिति से संबंधित है, जो 1990 में बनाई गई थी। इंद्रजीत 1996 में बनाई गई थी। ठीक है, इंद्रजीत गुप्ता समिति थी। इंद्रजीत श्रीनिवास समिति की अगर हम बारे में बात करें, ये श्रीनिवास समिति कॉरपोरेट मामलों के मंत्री थे और सामाजिक CSR के संबंधित ये समिति बनाई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में कौन राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य नहीं था। KM पणिक्कर, HN कुंजरू, जवाहरलाल नेहरू, फजल अली।
तो 1953 का सदस्य नहीं था। उसके बारे में यदि हम बात करें तो कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में कौन राज्यों को विचार कीजिए और उन्हें सही कालक्रम में स्थापित कीजिए। तो नागालैंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, महाराष्ट्र बना था 1956-60 में, ठीक है। गोवा गठित किया गया था 1987 में, नागालैंड 1963 में, ठीक है। उत्तराखंड 2000 में, ठीक है। हरियाणा की बारे में बात करें तो 1966 में। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7। निम्नलिखित भारत के संविधान के तहत नागरिकता निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? संघ, संवर्ती, राज्य और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो शामिल है वो है आपकी संघ सूची में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8। भारत में नागरिकता की संपत्ति के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन क्या कह रहा है? जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता त्याग देता है तो बच्चे भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, नाबालिग बच्चों की भी भारतीय नागरिकता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9 पर। क्या है? निम्नलिखित में भारतीय संविधान के अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है। 54 चुनाव का, 55 राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सुमेलित नहीं है तो 57 जो है वो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन संबंधी है। किससे संबंधी है? पुनर्निर्वाचन, यानी यही गलत है, यही हमारा आंसर सही होगा। बाकी सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। राष्ट्रपति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है 350, 301, 300A। तो ये संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार 300A के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से किसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया जाता है? ये वर्णित किया था। तो ये अगर हम बात करें ये किसने कहा था? तो ये कहा गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। क्या कह रहा है 132? उसे समझते हैं। निम्नलिखित में नीति निर्देशकों में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए, ग्राम पंचायतों गठन गांधीवादी है। राज्य में सार्वजनिक सेवाओं न्यायपालकों कार्यपालिका से अलग करना ये गांधीवादी नहीं है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासनिक सुधार, राष्ट्रीय सूचना केंद्र। तो ये शुरू किया गया था मित्रों किसके द्वारा? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के। ब्रिटिश सरकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1833 के चार्टर अधिनियम में ईसाई मिशनरियों के लोगों को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से भारत में अनुमति दी गई थी। बिल्कुल सही है। 13 में चार्टर अधिनियम के बॉम्बे प्रशासन के गवर्नर को विधायी शक्तियों को वंचित कर दिया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। भारत के राष्ट्र सचिव के कार्यकाल निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत थे? 1858 के भारत सरकार अधिनियम, 61 के भारत परिषद, 9 के भारत परिषद, 19 के भारत अधिनियम। तो ये जो थे वो थे 1858 के भारत सरकार अधिनियम। स्वतंत्र भारत के संविधान बिना बाह्य हस्तक्षेप करने की मांग सबसे पहले स्वीकार की गई थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, अगस्त प्रस्ताव, क्रिस्प प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना। तो ये जो शुरू की गई थी ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी ऑप्शन बी, अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्या है 137? उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 46, 22 जनवरी 47, 26 जनवरी 47 या 22 जुलाई 1947। तो उद्देश्य जो प्रस्ताव अपनाया गया था वो अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट चलते हैं 138। निम्नलिखित में कौन सा राज्य, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र
की सबसे विस्तृत रूप से पालन करता है? कनाडा, भारत, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये करता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? आइवरी जोनिंग्स, न्यायमूर्ति फजर अली, केसी वेयर और ग्रीनवेले ऑस्टिन। तो ये जिस व्यक्ति ने कहा उस व्यक्ति का नाम क्या है मित्रों? तो उस व्यक्ति का नाम है ग्रीनवेले ऑस्टिन द्वारा भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा गया है। क्या कहा गया है? सहकारी संघवाद कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसदीय प्रणाली की विशेषता है? देखिए, संसद की संप्रभुता, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक उत्तरदायित्व, नाम मात्र का वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति, संसद में आवधिक विघटन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो बात की गई है विधायिका, कार्यपालिका में शासन प्रणाली की विशेषता और नाम मात्र के लिए, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है? संसद, राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्य विधानमंडल। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये की जाती है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? सरकरिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, पुंछी आयोग है, या उपरोक्त में से सभी हैं? तो ये सभी की सभी आपकी राज्य केंद्र संबंध से संबंधित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। राज्य विधानसभा के सदस्यों की योग्यता के मानदंड के संबंध में ये कथन। विधानसभा के निर्वाचन के लिए व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। बात सही है। यदि वह अनेक उनके लिए आरक्षित सीट का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। तो ये जो बातें की गई हैं, इनमें कौन सी बातें सही हैं? तो ये दोनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। भारत में स्थानीय सुशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय सुशासन के जनक ऑप्शन ए रिपन, लिटन, हेस्टिंग्स और मेयो। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। सीबीआई का गठन कब हुआ था? 58, 53 और 66 और 63 में। तो सीबीआई का गठन मित्रों किया गया था 1963 में। विधान परिषद में मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से चुने जाते थे? साहित्य, सहकारिता, आंदोलन, समाज सेवा, उपयुक्त सभी। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो इन सभी क्षेत्रों से मित्रों चुने जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम अनिवार्य प्रावधानों की संख्या 10, 11, 13, 12। तो ये जो प्रावधानों की संख्या है वो है 11। भारत के पहले लोकपाल थे पिंकी चंद्र घोष, एस वाई कुरैशी, रंजन गोगोई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के पहले लोकपाल जो थे वो थे आपके पिनाकी चंद्र घोष, यानी पीसी घोष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते होते हैं भारत की संचित निधि पर भारित, भारत की संचित निधि से निर्धारित, राज्य की संचित निधि पर भारित, राज्य की संचित निधि से निर्धारित। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते होते हैं राज्य संचित निधि से भारित। किससे? राज्य संचित निधि से भारित। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने दृष्टि आईएएस संस्थान का यूपीपीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जाम से संबंधित मॉडल टेस्ट संख्या 4 सॉल्व किया है, और इसके साथ ही इसका पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त और पेपर भी शीघ्र ही अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने कमेंट और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।